सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिलेगी, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। भारत दुनिया के उन 5 देशों में से एक है जिसने कोरोना संकट से उबरने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित किया है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में करीब 6 लाख करोड़ के बूस्टर डोज का ऐलान किया है। इसमें सबसे ज्यादा राहत एमएसएमई सेक्टर को मिली है। इनके अलावा दूसरे सेक्टरों के लिए भी कई अहम ऐलान किए गए हैं। कुल 20 लाख करोड़ के इस पैकेज से क्या देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? क्या देश आत्मनिर्भर हो जाएगा? क्या आपदा अवसर में बदल जाएगी? आर्थिक पैकेज से लोगों का आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम आज के हस्तक्षेप में तलाशेंगे। देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। बीस लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के पहले चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के कुल 15 उपायों की घोषणा की है। इनमें सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर के लिए 6 उपाय किए गए हैं। उन्होंने आम करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के गारंटी फ्री लोन का प्राविधान किया है। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ उन एमएसएमई को दिया गया है जो ज्यादा संकट में हैं। साथ ही इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में 50,000 करोड़ उन बड़े एमएसएमई को दिए जाएंगे जो अपना विस्तार करना चाहते हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। एमएसएमई को दिए गए कर्ज को लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाएगी। साथ ही गैर नौकरी पेशा लोगों को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस में 25% की छूट देने का भी ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के जरिए 45,000 करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और एफआईआई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के ऋण का प्राविधान किया है। इसके अलावा अगस्त महीने तक ईपीएफ अंशदान के लिए 2500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए सुनते हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सब का एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी। बिजली वितरण कंपनियों की आय में जो भारी कमी आई है और लेनदारी जो इनकी कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो,
बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत पैकेज का स्वागत किया है और कहा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मिलिंद देवड़ा ने भी पीएम ने समय रहते आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यदि ये सावधानी से लागू किया जाता है तो हम एक मानवीय संकट टाल देंगे, भारत की भूमिका और मेक इन इंडिया की क्षमताओं का विस्तार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि घर वापसी करते लाखों प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता की जरूरत है। उम्मीद थी कि आप इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन श्रमिकों के प्रति आपकी असंवेदनशीलता से निराश हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि पीएम मोदी ने सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश की है, केवल नंबर दिया है 20 लाख करोड़ का, कोई ब्यौरा नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो इसको अच्छा कदम मान रहे हैं, कुछ ऐसे मान रहे हैं कि केवल हेडलाइन बनाने का काम किया प्रधानमंत्री ने। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी, कांग्रेस नेता अलका लांबा जी और अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल और आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो क्या सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने दिया है या इसके पीछे बहुत गहरी रिसर्च है, बहुत सोच समझ के सभी स्टेक होल्डर्स की राय ले करके और एमएसएमई से लेकर असंगठित क्षेत्र से लेकर संगठित क्षेत्र से लेकर बैंकिंग से लेकर नॉन बैंकिंग से लेकर के बड़े उद्योग से लेकर के छोटे उद्योग से लेकर के एमएसएमई से लेकर के सबके हितों को साधने की कोशिश की गई है, सबका ध्यान रखने की कोशिश की गई है। इस पूरी चर्चा में आज हम इस बात को तलाशने की कोशिश करेंगे, इन सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी से सवाल ले रहा हूं। आप ये बताएं कि जो 20 लाख करोड़ का जो एक फिगर है, पूरी दुनिया ने जो आर्थिक पैकेज घोषित हुए हैं पूरी दुनिया में, उसमें अमेरिका भी है, उसमें जर्मनी भी है, जापान भी है, तमाम देश हैं। कुल मिलाकर के हम 5वें नंबर के देश साबित हो रहे हैं जो अपनी कुल जीडीपी यानी $3 ट्रिलियन के आसपास की हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका 10% यानी 210 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है और उसमें करीब 10% यानी 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज प्रधानमंत्री ने कल देश के नाम संबोधित करते हुए घोषित किया है। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि हाथ में क्या आया, लोगों के हाथ तक क्या पहुंच रहा है, ये बड़ा सवाल है। जबकि टीडीएस में आपने छूट दे दिया, आरबीआई ने जो बैंकों को लिक्विडिटी दी थी उसको भी आपने इसी पैकेज में जोड़ दिया। तो कुछ लोगों का अनुमान है कि सरकार अपने पास से 70,000 से 1 लाख करोड़ रुपए दोबारा इन्फ्यूज कर रही है। बाकी तो जो सरकार की ओर से सहूलियत दी गई है और सहूलियत के दौरान गवर्नमेंट एक्सचेकर में जो पैसे जमा होने थे उस पैसे को समय पर जमा करने की किसी की स्थिति भी नहीं है, कोई जमा कर भी नहीं पाएगा, तो सरकार ने एक अपनी सुविधा के हिसाब से उसको पैकेज में जोड़ के दे दिया है। मैं आपके प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये पैकेज कितना ठोस है, कितना दूरगामी है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितना कामयाब होगा। भूपेंद्र जी, तो स्पष्ट कर दूं जी, कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विषय को रख रहे थे तो उन्होंने यह नहीं कहा कि 20 लाख करोड़ जो मैं दे रहा हूं वह पिछला जो दिया है वह उसमें सम्मिलित नहीं है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था वो सम्मिलित है। बिल्कुल, कोई ये नहीं कहा था कि सम्मिलित नहीं है। लोग जो कह रहे हैं कि क्या दिया। अब अगर आप ये देखें तो आज
एमएसएमई सेक्टर को जब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ कोलैटरल, तो यह दिया तभी बात आई। 90,000 करोड़ पावर सेक्टर को उन्होंने ये करके दिया। हाथ में क्या आया अगर ये देखना चाहते हैं तो उन्होंने 2,000 रुपए के हिसाब से अगर देने का काम किया तो 8.7 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए का भुगतान किया। वो कहीं कहीं उनके खाते में गया, उनके हाथ में गया। बिल्कुल। जनधन खाते में जो सरकार ने देने का काम किया वह उनके हाथ में गया। तो 2 बातें इसमें आई है। एक बात तो ये आई है कि आर्थिक दृष्टि से उठाने के लिए, और दूसरा ये आया है कि लोगों के हाथ में। ये दोनों बातें आई है। केवल आलोचना का विषय नहीं करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि निश्चित रूप से हर चीज पर एक एक विषय पर अगर बात हो, मुझे लगता है अर्थशास्त्री लोग और अच्छी तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। केवल हम पार्टी के लोग ही विषय नहीं जानते, अर्थशास्त्री और अच्छी तरह से जानते हैं और वह और अच्छी बात रख भी सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने 52,606 डीबीटी के माध्यम से 41 करोड़ अकाउंट होल्डर को दिया। 18,000 करोड़ कीमत का जो खाद्यान्न राशन दिया, दालें दिया और सब दिया, वो भी समय 69 करोड़ लोगों को दिया। तो ये जो हाथ में जा रहा है वह हाथ में है उपेंद्र जी, जिसको लोग कहें कि हाथ में क्या है, तो दोनों देखा गया है। कि जैसे कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि साहब किस मजदूर जा रहे हैं, इस सरकार ने तो यह भी किया कि केवल कार्ड होल्डर को नहीं बल्कि जो लोग कार्ड होल्डर नहीं है उनको भी उन्हीं के आधार कार्ड पर ही वो करके दे दिया जाए, लेकिन उनको भूखा न रहने दिया जाए, उनको भी दिया जाए। जाहिर सी बात है सर, सरकार किसी को भूखा नहीं रखना चाहती। ये कोई भी सरकार ऐसी असंवेदनशील नहीं है जो ये कहे कि हम लोगों को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन लोग भूखे रह जाते हैं। उसके पीछे 1000 कारण गिनाए जा सकते हैं। मैं सवाल अलका लांबा जी से ले रहा हूं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहाँ पर। अलका जी, आप ये बताएं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने घोषित किया है और ये कहते हुए किया है कि पहले जो राहत दी गई है, जो स्टिमुलस पैकेज आरबीआई ने दिया या हमने जो दिया, वो हम इस 20 लाख में समाहित करते हुए और अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज हम घोषित करने जा रहे हैं। हालांकि जितने पिंक पेपर्स हैं वो अनुमान लगा रहे थे कि 5 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच का कोई पैकेज प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने पैकेज से भी ज़्यादा कल जो अपने भाषण में जोर दिया वो है भरोसे का पैकेज। लोगों के मन में एक विश्वास जगाने की कोशिश की कि ये पैकेज तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इसके सहारे हमें और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना है, अपने को मजबूत बनाना है और अब दूसरे पर आश्रित नहीं रहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहने की कोशिश की उस पर? उपेंद्र जी, देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री जी को हम सबने सुना, आधे घंटे तक सुना और निकल कर आया कि चौथा लॉकडाउन होगा, उसका रंग रूप अलग होगा, 20 लाख करोड़ के पैकेज होगा जिसका खुलासा उस पैकेज को, पिटारे को देश की वित्त मंत्री खोलेंगी और हम सबकी नजर अब उस पर लग गई थी कि क्या होगा। आज लगभग डेढ़ घंटा निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ने जब उस पिटारे को खोला तो हमारे ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने उसका पूरा आकलन किया और बहुत लोगों ने, जो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, सबने उसका आकलन किया और देखा इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीब, श्रमिक, किसान, जनधन खाते जिनके कहे जा रहे हैं, इस 20 लाख करोड़ में उनके लिए कुछ नहीं था। अगर आप कहेंगे
पुरानी घोषणाएं इसी 20 लाख करोड़ में थी कि जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया कि हमने जनधन खातों में इतना डाला, किसानों को हमने 2-2 हजार डाला, तो वो तो सब डल गया, वो तो पुरानी बात थी। इस 20 लाख करोड़ में से उसको फिर बीच में डाला गया। उसके अलावा तो टोटल 4 लाख करोड़ का ही बजट है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 20 लाख करोड़ में किस किस के डायरेक्ट कैश बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, किस गरीब के खाते में, किस जनधन खाते में, किस किसान के खाते में, श्रमिक के खाते में कितना सीधा पैसा हो जाए। कांग्रेस ने सुझाव दिया है, आलोचना नहीं, सुझाव। राहुल गांधी जी ने खुद का न्याय योजना के तहत 13 करोड़, मात्र 13 करोड़ ऐसे गरीब हैं, अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया जाए 65,000 करोड़, मात्र 7,500, तो पूरा एक महीना वो गरीब किसान अपना गुजारा कर सकता है। तब तक सरकार को भी समय मिलता है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। ये कोई राहत नहीं है, ये कर्ज की घोषणा की है। आइए कर्ज ले लीजिए। हमने 3 लाख करोड़ का अपने कुटीर लघु मध्यम जो हमारे उद्योग हैं उनको कहा जाइए हमने बैंकों को कह दिया गारंटी की जरूरत नहीं है, 3 लाख करोड़ तक का जो है आप 4 साल के लिए ब्याज दे लीजिए। ये राहत कैसे है? आप कर्ज लेने को कह रहे हैं और ये राहत कैसे? कोई कर्ज लेकर राहत कैसे महसूस? अलका जी आपसे एक सवाल ले रहा हूं, हालांकि ये सवाल हमारे साथ 2 अर्थशास्त्री उनसे भी लिया जाएगा, लेकिन आपको एक सवाल आपसे ले रहा हूं। बेसिकली जितने अर्थशास्त्रियों ने ये सलाह दी या समय समय पर वो बोलते रहे, लिखते रहे, सबका कंसर्न ये था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। हमारी अर्थव्यवस्था की यूनिकनेस है कि हम जो है परचेजिंग पावर रखने वाले देश हैं। हमारे पास परचेजिंग पावर के कारण ही, हमारी यूनिकनेस के कारण ही दुनिया की कंपनियां हमारी तरफ रुख करती हैं, आती हैं। आज के डेट में लोगों के जॉब न जाएं, लोगों के पॉकेट में किसी भी तरह से पैसा पहुंचे, उद्योग धंधे बंद न हो ताकि फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट न हो। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब श्रमिकों के ख्यालों के साथ साथ मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दिया होगा कि आप इन बातों का भी ध्यान रखिए और किसी भी तरीके से उद्योग धंधों को मरने मत दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट मत होने दीजिए, लिक्विडिटी उपलब्ध कराइए, बैंकों का ध्यान रखिए, एमएसएमई का ध्यान रखिए। इस कारण मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि केवल असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों के ऊपर सेंट्रलाइज ये पैकेज नहीं है, लेकिन सबका ध्यान रखने वाला पैकेज है। इसमें थोड़ा दिमाग तो लगाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगी? उपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि परचेजिंग पावर, हम जो न्याय योजना की बात राहुल गांधी जी करते रहे, 7,500 अगर डाल देंगे हर एक के खाते में सीधा, तो वो बैंक से वो पैसा निकालेगा, परचेज करेगा, वो पैसा सिस्टम में, व्यवस्था में आएगा, खरीदारी बढ़ेगी, पैसा सिस्टम में आएगा, और जिससे जो है सेंट्रिक गरीबी होना चाहिए। सड़कों पर मजदूर है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने लिखकर दे दिया, कोई मजदूर सड़कों पर नहीं है, पर आज भी आप देखिए मिलों मजदूर चल रहा है, और ये सारा केंद्रित मजदूर पे ही होना चाहिए था। निर्मला सीतारमण जी से प्रश्न किया गया, पत्रकार ने किया था, बेरोजगारी के ऊपर उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा इसकी बात अगले पैकेज में करिएगा। उन्होंने इस बात को, बेरोजगारी को टाल दिया। उन्होंने परचेजिंग पावर को, कैसे हम लोगों को पैसा सीधा दे ताकि वो मार्केट में जाएं और पैसा खर्च करें, सामान खरीदे, और 7 करोड़ के करीब छोटे दुकानदार हैं उनको मदद मिलेगी, उसके ऊपर वो प्रश्न को पूरी तरह टाल गई और ये कह रही अगले पैकेज का आप इंतजार करिए। यानी कि सरकार के पास उसका कोई हल आज की तारीख में नहीं है। अलका जी हमारे साथ 2 अर्थशास्त्री भी हैं, प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और आकाश जिंदल, लेकिन उन लोगों से सवाल लेने से पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, वो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पैकेजों में से एक है। कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को हम हुए नुकसान की भरपाई के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये पैकेज मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये मील का पत्थर कैसे साबित होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाल में सरकार ने कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज कई मायनों में अहम है। जीडीपी के लिहाज से भारत का ये राहत पैकेज दुनिया में अब तक घोषित आर्थिक पैकेज में 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। कोरोना महामारी से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान ने दिया,
जो वहां की जीडीपी का 21.1% है, जबकि 13% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। स्वीडन ने अपने कुल जीडीपी के 12% के बराबर राहत पैकेज दिया है, जो कि तीसरे स्थान पर है, और 10.7% के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। जीडीपी के करीब 10% रकम के बराबर का राहत पैकेज का ऐलान कर भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए स्पष्ट किया कि कोरोना काल में जो भी आर्थिक घोषणाएं की गई हैं, उनको मिलाकर ये पैकेज 20 लाख करोड़ का होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में करीब 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त राशन के अलावा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए नकद सहायता समेत कई स्कीम लागू की गई थी। इसी दौरान रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती और उद्योगों के लिए किस्तों के भुगतान में 3 महीने की राहत जैसे उपायों की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक की ओर से घोषित ये सभी उपाय 6.5 लाख करोड़ रुपए के करीब बैठते हैं, जो कि जीडीपी का 3.2% है। इसका मतलब ये कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से करीब 8.20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान पहले ही हो चुका है, जो जीडीपी का करीब 4% है। बाकी 6% पैकेज को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। सवाल ले रहा हूं मैं यामिनी अग्रवाल जी से। यामिनी जी, जिस तरीके से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर के कांग्रेस पार्टी में दो मत बन गया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इस पैकेज की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, लोगों के पॉकेट तक पैसा पहुंचाने के लिए, उद्योगों को जिंदा रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है ये पैकेज। आज आपने निर्मला सीतारमण जी को ज़रूर सुना होगा। आप क्या मानती हैं कि जो नुकसान इस कोरोना वायरस पैंडेमिक महामारी के कारण देश को हुआ है, पूरी दुनिया को हुआ है, अगर भारत की बात किया जाए तो ये जो आर्थिक पैकेज घोषित हुआ है और उसमें जो 6 लाख करोड़ रुपए के बारे का जो प्लान दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, वो कितना कारगर होगा हमारी रुकी हुई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए? जी, बहुत अच्छा आर्थिक पैकेज और स्टिमुलस दिया है। कोशिश की गई है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स को देखा जाए, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न था छोटी और मझोलिया कंपनियों को बचाना, जो इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हद तक क्रेडिट ना पहुंचने की वजह से मुश्किलों में थी। तो उनको एक ऑटोमेटिक रूट में 3 लाख करोड़ का क्रेडिट पहुंचाना, और उनके पास इक्विटी इन्फ्यूजन करना 50,000 करोड़ का, और जो है कोशिश करना कि उनकी जो व्यवस्था है उसको टेक्नोलॉजिकली ओरिएंट करना, चाहे वो ई सर्विसेज के द्वारा हो, चाहे वो कोशिश की गई हो कि जो ग्लोबल टेंडर्स हैं वो 200 करोड़ तक नहीं परमिट किए जाएं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में, और एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके द्वारा कोशिश की गई है कि जितने भी एमएसएमईज़ को है उनके पास पैसा एक तो पहुँचे, और एक उनके पास टेक्नोलॉजी पहुँचे और सुविधा पहुँचे, ताकि जो वो उत्पादन कर रहे हैं वो जो है जारी रख सकें। 70% वर्कफोर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में है वो एमएसएमई में जो है इसके अंदर मानना है, क्योंकि एमएसएमई हमारा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट बेस है। अगर उसको सपोर्ट किया जाता है तो सीधे तौर पे लोगों तक पैसा पहुंचाया जाएगा, उनकी जॉब को सुरक्षित किया जाएगा। और साथ ही साथ कोशिश की गई है कि प्रोडक्टिव मैनर में, ये नहीं कि लोगों तक सिर्फ एक खाने तक का पैसा पहुंचाया जाए, जो पहले एक स्कीम में जहां पे 1,70,000 तक की घोषणा की गई थी, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा पहुंचाया गया था, या फार्मर्स को पैसा दिया गया था, या फिर जो है कोशिश की गई थी कि राशन पहुंचाया जाए। वहां एक स्कीम रखी गई, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते, उसके साथ सपोर्ट किया गया एमएसएमई को। यामिनी जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। यामिनी जी, एक सवाल मैं आपसे और ले रहा हूं। जैसा कि यामिनी जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं,
जैसा कि सभी अर्थशास्त्री ये मान रहे थे कि 35,000 करोड़ से 55,000 करोड़ रुपए तक रोज का नुकसान है पूरे देश के संपूर्ण लॉकडाउन में चले जाने के कारण। और एक अनुमान भी लगाया गया था कि करीब 20 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ रुपए के बीच का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है गवर्नमेंट एक्सचेकर को या पूरे बिजनेस को। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर होने की बात इस पैकेज के सहारे कही है, आपको नहीं लगता कि ये पैकेज तो सिर्फ एक भरपाई मात्र है? आत्मनिर्भर तो सिर्फ अपने हौसले के दम पे हुआ जा सकता है, अपने उत्साह और अपने दम के उस पे हुआ जा सकता है। इस पैसे के दम पर तो आत्मनिर्भर नहीं हुआ जा सकता। क्या कहना है आपका? जी, मेरा मानना है कि 10% जीडीपी का खर्च करना और लोगों तक कर्ज क्रेडिट को पहुंचाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एनबीएफसीज या बैंक्स जो लिक्विडिटी क्रंच से जो है प्रॉब्लम में थे, उन तक रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी आरबीआई ने पहुंचाई, सीआरआर के रेट्स कम किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ्स दिए गए लोगों को, ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक नुकसान की बात है, जो कोरोना वायरस की वजह से हुई है या लॉकडाउन की वजह से हुई है, वो नुकसान जो है लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूरी था, या वो एक कॉस्ट इनकर करना ज़रूरी था ताकि देश में स्टेज 3 तक कोरोना वायरस ना फैले, और जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता और जो देश को बहुत पीछे खड़ेल देता अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसलिए कोशिश की गई है कि जो लॉकडाउन है उसके तहत स्टेज 3 का जो जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था और लोगों की ज़िंदगियों से खेल सकता था, उसको रोका जाए और लोगों तक आर्थिक चीज़ें पहुंचाई जाएं, जैसे क्रेडिट है, जैसे लिक्विडिटी है, ताकि इकोनॉमी का चक्का जो है वो चले। और 10% काफ़ी होता है इकोनॉमिक स्टिमुलस देने के लिए और लोगों तक ये विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार आपके साथ है। यामिनी जी बहुत बेहतर सवाल, बहुत देर से आकाश जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश जी, आपसे सवाल ये ले रहा हूं कि जिस तरीके से आर्थिक पैकेज को घोषित करने में कुछ देरी हुई है, उसके पीछे कई अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना था कि अगर बड़ा पैकेज सरकार घोषित करती है तो जो फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो अपनी जंग से एक लेवल ऊपर रेटिंग रखी हुई है, उस कारण हमारा जो जीडीपी वर्सेस जो डेट रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और हमारी इकोनॉमी की जो रेटिंग है वो जंग की तरफ बढ़ जाएगी, जिसके कारण से एफआईआई तुरंत जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं पहले से ही, वो और ज़्यादा सेलिंग करेंगे और भाग जाएंगे, और जो हम अट्रैक्ट कर सकते थे, जो हमारा बार्गेनिंग पोटेंशियल था, उस बार्गेनिंग पोटेंशियल को हम लूज कर जाएंगे। इस कारण से प्रधानमंत्री ने वक्त लिया और बहुत सोच समझ करके, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये जो है स्टिमुलस पैकेज घोषित किया गया। क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने उपेंद्र जी। जो सरकार ने किया है, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप ये चीज आपने सबसे पहले उठाई थी मीडिया में कि अगर सरकार अपनी जेब से निकाल के इतना पैसा दे देती है तो हमारी रेटिंग का क्या होगा। आज सरकार ने बहुत एक इंटेलिजेंट अटेम्प्ट की है। सरकार ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया है, सरकार ने मात्र एक सपोर्ट का रोल प्ले किया है कि अगर एमएसएमई बोरो करता है बिना कोलेटरल के तो सरकार गारंटर के रूप में खड़ी रहेगी। अब इससे क्या है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एमएसएमई वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लोन मिल जाएगा, उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी, उनके हाथ में पैसा आ जाएगा और वो पैसे से हर एमएसएमई के साथ 20, 40, 100, 200 मजदूर भाई जुड़े हुए हैं, उनका फायदा हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगी और पैसे की किल्लत खत्म हो जाएगी। और इसमें सबसे इंटेलिजेंट चीज ये है कि सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं डाल रही है, ये पैसा लेंड किया जाएगा बैंक्स की तरफ से। सरकार मात्र एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक गारंटर के रूप में खड़ी हो रही है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव प्लानिंग है कि आपने जो है लोगों को बेनिफिट भी दे दिया, आम आदमी को बेनिफिट दे दिया, एमएसएमई को दे दिया, और कहीं पे उसकी वजह से आपने कोई कर्जा नहीं उठाया, सरकार को उसके वजह से कोई बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं करनी पड़ी। ये एक इंटेलिजेंट और क्रिएटिव प्लानिंग है और मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे समय में इतनी बढ़िया प्लानिंग की गई है।
दूसरा एक चीज और बता दूं, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आज की बीमारी को देखते हुए देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, एक रामबाण दवा है। देखिए, आज एमएसएमई को क्या था, किसी भी व्यापारी से बात कीजिए, मैं इकोनॉमिक टर्म्स को अलग छोड़ के बात कर रहा हूं, वो कह रहा था भाई साहब मुझे पैसे की किल्लत है, तो उसके पास लिक्विडिटी आ जाएगी। लिक्विडिटी आ जाएगी तो उससे, जो हमारे कांग्रेस के मित्र एक बहुत बढ़िया उन्होंने इशू उठाया था कि एक गरीब मजदूर को हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो वो हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा। देखिए, आज स्थिति क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट 27.1% पे है। आज की तारीख में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा है, बिकॉज कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखें, आईएलओ जो यूएन की बॉडी है, वो ये कहती है कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स कुड बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। तो ऐसे में आम मजदूर के साथ खड़े होना हमारी ड्यूटी थी। आपने बिल्कुल सही कहा उपेंद्र जी, आज बार्कलेस हो, मूडीज हो, 0% जीडीपी ग्रोथ हमारी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब जहां तक आपका सवाल है कि टाइमिंग मेरे हिसाब से बहुत सही है, बिकॉज आज की तारीख में क्या है, लॉकडाउन को हम धीरे धीरे ओपन करने की प्लान कर रहे हैं। जब लॉकडाउन को ओपन करेंगे तभी डिमांड और कंजम्पशन बढ़ाने का फायदा है। अगर ये चीज जब लॉकडाउन चल रहा था, मान लीजिए 5 अप्रैल 8 अप्रैल को किया जाता, लोगों के हाथ में पैसा भी आ जाता, तो लोग जाके खर्च ना कर पाते, इंडस्ट्रियलिस्ट को लिक्विडिटी भी मिल जाती, तो वो इंडस्ट्री ना चला पाता। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे सरकार का इरादा यह भी लगता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को कम किया जाए, इकोनॉमी को ओपन अप किया जाए। जो आत्मनिर्भर वाली बात है वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगी। आज चाइना को लेकर दुनिया भर में नेगेटिव माहौल बन रहा है, तो ऐसे में हम एफडीआई का पैसा हिंदुस्तान में ला सकते हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो, या इवन जो चीन के पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे जापान हो चाहे साउथ कोरिया, मेरे हिसाब से बहुत संभावना बनती है कि वहां से पैसा आएगा, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी ब्रांडिंग और रेपो वहां के ग्लोबल लीडर से बना रखा है। तो आई थिंक आत्मनिर्भर भी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल प्लानिंग है। इसके अलावा जो चीजें भी टच नहीं हुई हैं। आकाश जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त हो चला एक ब्रेक का। हम चर्चा को जारी रखेंगे, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती है और इसके लिए सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन करीब 50 दिन से ठप पड़े उद्योग धंधों को फिर से खड़ा करना आसान भी नहीं। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन पीरियड में देश की इकोनॉमी को करीब 25 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है और ये आंकड़ा 40 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कि जीडीपी का करीब 20% होगा। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को अब तक करीब 25 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। अगर आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ता है तो भी हालात सामान्य होने तक नुकसान का यह आंकड़ा 40 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कि जीडीपी का करीब 20% है। अगर प्रति व्यक्ति नुकसान का अनुमान लगाया जाए तो यह हर भारतीय पर करीब 15,000 रुपए बैठता है। दुनिया भर की रेटिंग और मॉनेटरी एजेंसियों ने भी दुनिया के तमाम देशों की तरह 2020-21 में भारत के विकास दर में भी बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया। वर्ल्ड बैंक ने भारत में जीडीपी के 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान जताया है, जबकि आईएमएफ ने 1.9%, फिच ने 0.8% और मूडीज ने 0 विकास दर का दावा किया है। लॉकडाउन के कारण सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ा है। आर्थिक गतिविधियां ठप होने से टैक्स की आमदनी नहीं हो रही है। जीएसटी की कमाई जो हर महीने करीब 1 लाख करोड़ थी, वो अब 30,000 करोड़ से भी नीचे आ चुकी है। ऐसे में सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी को हर दिन 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कोरोना ने जिन उद्योगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, उसमें सबसे ऊपर पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने पर्यटन उद्योग को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान का
अनुमान लगाया है, जबकि 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले रिटेल सेक्टर को 5.5 लाख करोड़ और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले MSME सेक्टर को अब तक 5 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसी तरह लॉकडाउन में कामकाज ठप होने से ऑटोमोबाइल उद्योग को 1 लाख करोड़ के घाटे का अनुमान है। बात करें ट्रक और लोकल ट्रांसपोर्ट की तो इस सेक्टर में अब तक 2 लाख करोड़ के नुकसान होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा करीब 6 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को 1 लाख करोड़ का नुकसान का अंदेशा है, जबकि वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी 50,000 करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया गया है। जानकारों के मुताबिक 22 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले एविएशन सेक्टर को लॉकडाउन पीरियड में करीब 25,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। खबर आ रही है कि पीएम केयर फंड जिसको लेकर के राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए थे, आज पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए का हिसाब प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट के जरिए दिया है। 3100 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर उठाए गए कदमों में उपयोग किए गए पैसे का हिसाब दिया है। 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड से जारी किया है। प्रधानमंत्री जितनी बार भी देशवासियों से अपील करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस अपील के लिए वो प्रॉपर अपने को जवाबदेह भी मानते हैं। सवाल अलका जी से ले रहा हूँ। अलका जी, पीएम केयर्स फंड को लेकर के लगातार राहुल गांधी जी हमलावर रहे हैं और आप लोगों ने भी समय समय पर इसका हिसाब मांगा है। आज प्रधानमंत्री ने आधिकारिक अपने ट्विटर हैंडल से ये बताया है कि 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर को खरीदने में, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उनकी तरफ से दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कमज़ोर मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया था? क्योंकि पीएम केयर्स फंड में तो जितने पैसे आए थे एक अकाउंट में आए थे और जितने पैसे आए थे अकाउंट के जरिए ही आए थे। देर सवेर उसका हिसाब तो सामने आना ही था। उपेंद्र जी, राहुल जी ने जो प्रश्न किया था वो जानकारी हमें कांग्रेस को नहीं चाहिए थी। वो देश का पैसा पीएम केयर में इस आपदा के समय पर दान में लिया जा रहा था, लेकिन कहां खर्च किया जा रहा है ये देश जानना चाह रहा है। विपक्ष मात्र जनता की आवाज बनकर सत्ता से प्रश्न करता है और जो उसका धर्म भी है। हम लोगों ने 40 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी अभी भी ये नहीं बताया होगा कि कुल कितना फंड आया है, कहां से आया है, अब कहां खर्च कर रहे हैं। 40 दिन के बाद मैं कहती हूँ ये देश की जनता की, विपक्ष की एक जीत है कि जो प्रधानमंत्री 2014 के चुनावों में सत्ता से उस समय मनमोहन सिंह जी से पूछते थे, भाषण वायरल हो रहे हैं, आप देखिए यूट्यूब पर, कि जनता का पैसे का हिसाब जनता से, सरकार से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भाइयों बहनों बताओ। जब देश मांग रहा है तो आप हमला कांग्रेस पे करते हैं। पारदर्शिता कहां थी, जवाबदेही कहां थी? हम तो ये कह रहे थे कि जब रेल विभाग 155 करोड़ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में दे सकता है तो क्या वो मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क ट्रेन की टिकट व्यवस्था नहीं कर सकता था? मजदूरों से पैसे वसूले गए, फिर कहा गया 85% केंद्र देगा, 15 जो राज्य सरकारें देंगी, लेकिन 155 करोड़ रेल विभाग ने पीएम केयर में दिया। जवाब मांगना जनता के लिए विपक्ष का धर्म था, जो हमने किया है। और आज मुझे खुशी है कि जनता की आवाज कर विपक्ष गूंजा। राहुल गांधी जी के सामने प्रधानमंत्री जी को झुकते हुए आज 40 दिन के बाद पीएम केयर फंड के कुछ हजार करोड़ का खुलासा करने पर मजबूर होना पड़ा है। यह स्वेच्छा से नहीं किया गया, ये स्वेच्छा से किया जाता तो पारदर्शिता की जाती। पूरी तरह से पीएम केयर फंड को पारदर्शिता, जवाबदेही से बाहर रख दिया गया था। कुछ नहीं कि आप इसके बारे में पूछ नहीं सकते हैं। इवन सीएम केयर फंड जो था उसको जो है आपने कहते हैं उससे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से बाहर कर दिया था और यहाँ इसको अंदर रखा जाता। तो बहुत से प्रश्न स्वाभाविक हैं, उठने नहीं चाहिए थे, लेकिन जब आप छुपाने की कोशिश कुछ करते हैं या बताने में देरी करते हैं तो स्वाभाविक है, विपक्ष का धर्म है जनता की आवाज को। अलका जी, आपसे एक सवाल, मैं दूसरा एक सवाल ले ही लेता हूँ। कांग्रेस कमेटियों को कहा गया था कि मजदूरों को भेजने के लिए पैसे का प्रबंध करेंगी। कहीं कहीं कांग्रेस कमेटियों ने चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाके चेक और पैसा जमा भी कराया। आप लोग
ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, आप लोग टीवी चैनलों पर जाते हैं, बात करते हैं, क्या ये जानकारी इस समय आप दे पाने की स्थिति में है कि कांग्रेस कमेटियों ने देश भर में कहां-कहां मजदूरों के लिए कैसे-कैसे मदद पहुंचाई उनकी यात्रा के लिए? उपेंद्र जी, 2 मई को रेलवे मंत्रालय का एक लेटर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि राज्य सरकारें जहां से मजदूरों को चलना है और जहां पहुंचना है वहां की आपस में बातें कर ले, हमें ये बता दे, और रेल मंत्रालय इनके लिए ट्रेनों की इनकी व्यवस्था करेगा। लेकिन निःशुल्क टिकट की कहीं कोई जिक्र नहीं था। 85% केंद्र देगा, 15% राज्य, कोई जिक्र नहीं था। मजदूरों से पूरा वसूला जा रहा था। वो मजदूर जो बेरोजगार हो चुके थे, जिनके घर छूटे हुए थे, जो सड़कों पर मीलों चल रहे थे, उनसे वसूली की जा रही थी। 3 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस ने संवेदनाएं दिखाई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, हमारे कर्नाटका के कांग्रेस के अलका जी, मेरा सवाल ये था कि किस किस कांग्रेस कमेटी ने क्या मदद की, मतलब जो कोई छोटी बड़ी मदद की गई होगी उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देश में जितने भी राज्य हैं वहां की प्रदेश इकाइयों ने, वहां पर जितने भी, इवन की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में 7,000 मजदूरों ने आकर रजिस्टर्ड कराया कि हमें टिकट मदद कराइए। बहुत लोगों की दिल्ली प्रदेश ने टिकट किया और बहुत लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरी लिस्ट जानकारी के साथ भेज दी गई है कि ये लोग जाना चाहते हैं अपने राज्य में। तो देश की हमारी पूरी प्रदेश कांग्रेस इकाइयों ने अपने पैसे से, अपने खर्चे से, अपनी पॉकेट मनी से, हम सब ने कंट्रीब्यूट किया। अगर मुझे भी कहा गया कि 3 मजदूरों का आपको जो है 500-600 रुपए प्रति मजदूर की टिकट का देना है, हम लोगों ने दिया है और सरकार ने वसूला है वो पैसा। आज पीएम केयर फंड पे इसलिए प्रश्न उठ रहा था कि क्यों मजदूरों से लिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जब विश्व में सबसे कम है, सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी आप वसूल रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी तब पेट्रोल डीजल पे केंद्र की भाजपा सरकार वसूलती है जब दाम सबसे कम है। कहां जा रहा है वो पैसा? आपको करोड़ों रुपया पीएम केयर फंड में आ रहा है, लेकिन मजदूरों को, गरीबों को, मनरेगा के मजदूरों को किसी तरह की कोई राहत नहीं है। 500 रुपया डाला गया, मात्र 500। उपेंद्र जी, ईमानदारी से 500 में घर को चलाकर दिखाई देगा। इसीलिए राहुल गांधी जी ने न्याय योजना के तहत 7,500 रुपए महीने का एक बार जनधन खाते जिनके, उनके डालने को कहा था। 13 करोड़ लोगों के 65,000 करोड़ का हिसाब। अलका जी, सवाल मैं शिव प्रताप शुक्ल जी से ले रहा हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। मेरा सवाल है कि मजदूरों के हालात को लेकर के बात अब देश और दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। वाकई मजदूर बहुत बुरे हाल में है और बुरे हाल का सामना करते हुए वो हाईवेज पे चलते हुए अपने घरों तक कहीं पहुँचे हैं, कहीं पहुँच रहे हैं। श्रमिक स्पेशल भी चलाई गई, देर से चलाई गई, लेकिन एक सवाल उठकर खड़ा हो रहा है कि वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, सरकार नामक संस्था पर से मजदूरों का भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम भरोसा देने के बावजूद भी मजदूर अपने गांव और अपने घर जाना चाहते हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हम भले मर जाएंगे लेकिन अपनी मिट्टी में मरना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सामने मरना चाहते हैं, अपने गांव वालों के साथ रहना चाहते हैं, घर वालों के साथ रहना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं उनका मन और दिल टूटने की तरफ इशारा करती है बात? उपेंद्र जी, सवाल का सही जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले मैं आपकी बात को रख दूं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें राज्य की रही हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को लाने का काम किया। उसकी बड़ी आलोचना भी लोगों ने कर दी, कांग्रेस ने भी कर दिया था, मध्य प्रदेश ने किया, अन्य प्रदेशों ने भी किया। बाद में नीतीश कुमार जी ने इसका प्रपोजल दिया कि ट्रेनों से भेजा जाए। और इस लॉकडाउन में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाते निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोग सोच रहे थे कैसे किया जाए, भेजा जाए कि ना भेजा जाए। लेकिन सब निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी के स्तर पर निर्णय लिया गया कि भाई नहीं, चलाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने किया, गृह मंत्री जी ने उसको तय किया। तय करने के बाद रेल मंत्री से बात हुई पीयूष जी से और रेलें चली और लेकर के गई। लगभग 4 लाख मजदूर जो है रेलों से अभी तक अपने अपने स्थान पर पहुंचे। ठीक है, राजनीतिक दल होने के नाते कूटनीतिक प्रयत्न भी करना चाहिए, जो अलका जी अभी कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं अगर उन्होंने ये देखा होता तो सबसे पहले
मजदूरों से पैसा लेने की बात आई तो महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस समर्थित है शिवसेना की, तो उस पर देखना चाहिए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से यह नहीं आया कि पैसा लिया गया। कर्नाटका में एक जगह विषय उठे, अलका जी मैं बता रहा हूं, उठा, तुरंत उसको ये किया गया। बाद में नीतीश जी ने भी कहा कि हम पेमेंट कर रहे हैं, हम अपने आज चले आए मजदूरों को वो भी देंगे, 500 रुपया अतिरिक्त भी देंगे। ये सही है कि आज भी सड़क पर जो है, जिस बात को आपने कहा कि मजदूर अपने मिट्टी में मरना कह रहा है कि हम जाके मिट्टी में मरेंगे, सही है कि सड़क पर भी मजदूर जा रहा है। परिस्थिति ऐसी है कि उस मजदूर को रोकने के बावजूद अगर नहीं रोका गया तो उस पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जगह जगह उनको शेल्टर दिया जा रहा है, जगह जगह उनको भोजन दिया जा रहा है, रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। जितने रुक जा रहे हैं उसको जरूर रोक रहे हैं, जो नहीं रुके हुए वो चल भी रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है बिल्कुल है। मजदूरों की स्थिति सबसे खराब थी, तभी यह निर्णय लिया गया कि नहीं अब मजदूरों को उनको भेजना चाहिए। अभी फिर 16 तारीख से श्रमिक ट्रेन भेजी जा रही है और श्रमिक ट्रेन में लोगों को भेजने का काम ये कर रहा है हर इधर तो जो है बिहार ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी, महाराष्ट्र ने भी, सभी मुख्यमंत्रियों ने इस बात को कहा कि भाई जो लोग अभी नहीं गए हैं वो रुके, क्योंकि अब उद्योग भी चलने वाले हैं, तो उस उद्योग की स्थिति में उनको नौकरी भी मिलेगी। कल ही के इंटरव्यू में जी आपको पता लगा होगा कि पटना स्टेशन से कुछ लोग दिल्ली के लिए चले मजदूर, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, आप काम करने के लिए जा रहा हूं, तलाश करने के लिए जा रहा हूं। तो दोनों बातें हो रही कि मजदूर परेशानी में है तो उस पर लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम है सर। माफी चाहता हूं, आपकी बात सीधे सीधे मैं काट रहा हूं। अभी वापस लौटने वालों की संख्या अगर कह सकता हूं कि 1% है तो जाने वालों की संख्या 99% है। अलका जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, अलका जी बताएं। नहीं, वही मैं कह रही हूँ। देखिए, शुक्ला जी ने कहा जगह जगह पर उनके खाने की, उनकी स्वास्थ्य मेडिकल के कैंप लगाकर उनको मदद, उनके ठहरने के लिए शिविर, कोरा झूठ है। हमने कहीं लाखों मजदूरों को मीलों पैदल चलते हुए, औरंगाबाद में तो महाराष्ट्र में ट्रेन के नीचे आके 17 लोगों को जान गई। सड़क पे मजदूर जा रहे थे, पिता जो है उसके हादसे में साइकिल पे चले गए और बच्चे दोनों अनाथ हो गए। कहीं हमने कोई शिविर नहीं देखा जहाँ कावड़ जब निकलते हैं शिविर लगते हैं, खाना पीना, स्वास्थ्य मेडिकल सुविधाएं। कुल मिलाकर के आज उस मजदूर भारत सरकार पूरी तौर पर उन मजदूरों को उनके घर पर राज्यों के माध्यम से पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। 5 बार करोड़ आज लाखों मजदूर सड़कों पर हैं और आप ये कह रही है उद्योग खुले। आज का आंकड़ा 75,000 पार कर चुका है। आज कोरोना वायरस के 75,000 है। एम्स के डायरेक्टर ने कहा है अभी मई और जून में तो पीक आना बाकी है। आप उम्मीद मत करिए। ये जो आपने कुटीर लघु छोटे उद्योगों को जो कर्ज ले लीजिए बैंक से जाकर। अलका जी देखिए, अब तो एन नारायण मूर्ति इन्फोसिस चेयरमैन ने कहा था कि भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे कोरोना से मरने के बजाय, और 90 लाख लोग इस देश में अलग अलग बीमारियों से मर जाते हैं। तो ये एक चीज निकल के आई है। सब इस बात से सहमत है कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती रही है कि कुछ 100 का आंकड़ा था तो आपने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, और जब 75,000 का आंकड़ा है तो आप लॉकडाउन खोल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कॉन्ट्रेरी ये भी बात देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से लोग दम तोड़ देंगे भूख से, वो ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक होगा। शिव प्रताप शुक्ल जी के पास आ रहा हूं। सर, बहुत संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हम अपने प्रोग्राम के अंतिम चरण में अब पहुंच चुके हैं। देखिए, हमारे लिए जन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ ये कहा कि जान है तो जहान है। इस नाते जन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस जन के किसी भी स्थिति में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अभी जो 20 लाख करोड़ की बात आई है जीडीपी का 10%, वह इसी के लिए है कि इंडस्ट्री भी उठे, मजदूर के लिए भी हो,
लोग विकास भी हो, लेकिन साथ साथ हम भूखे न रहे, इसका भी प्रबंध किया जाए। मैं समझता हूं कि यही उपयुक्तता जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उन्होंने हर सेक्टर को छूते हुए, जैसे जिंदल जी ने बताया ना, हर सेक्टर को छूते हुए सही समय पर सही निर्णय लेते हुए इसको फोकस करते हुए जो है दिया है, और मजदूर हित, जनहित सब देखा है। आकाश जिंदल जी के पास जा रहा हूं। आकाश जी, जिस तरह से असंगठित क्षेत्र के मजदूर पलायन कर चुके हैं शहरों से बहुत बड़े पैमाने पर, आपको लगता है कि स्टिमुलस पैकेज मिलने के बाद भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने और उद्योग धंधा चलाने वाले लोगों के सामने कुछ महीने तक रहने वाली है, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के चले जाने के कारण? क्योंकि पैसा आ जाएगा लेकिन काम करने वाले लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा? जैसे मुंबई में आप शहर खोल दीजिए, लेकिन अगर मुंबई में लोकल नहीं चलेगी तो 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग ट्रेनों से कम्यूट करते हैं। जिस दिन आप लोकल खोलेंगे उस दिन मुंबई खुलेगी, अगर लोकल बंद है तो मुंबई बंद है। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा है, मेरे तो मन की बात कह दी है। मेरा ये मानना है कि मजदूर भाई यहां से गए क्यों? मेरा ये मानना है, जितनी नॉलेज मुझे मजदूर भाइयों के साथ इंटरेक्शन की है, अगर उन्हें यहाँ भोजन मिल रहा होता, अगर उन्हें फैसिलिटीज मिल रही होती, तो शायद हमारे मजदूर भाइयों को ये मजबूरी ना उठानी पड़ती। दूसरा, जो मुंबई की लोकल की बात कही है आपने, दिल्ली की मेट्रो की बात कही है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उपेंद्र जी हमारे सामने कि उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे। दिल्ली और मुंबई को अगर चलाना है तो वहां मेट्रो, यहाँ लोकल बस, यहाँ मेट्रो लोकल बसेज और वहां लोकल ट्रेन चलानी होगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें कोई इनोवेटिव प्लानिंग करनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मानता हूं मुंबई की लोकल की बात करें तो मैंने खुद उसमें यात्रा की हुई है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से लोग एक साथ बिल्कुल जो है वहां पे जिस तरह की पैसेंजर ट्रैफिक वहां पे होता है, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब मजदूर भाइयों को हमें यहां रोकना है। इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, मजदूर भाइयों को भी रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री को मजदूरों की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मजदूर भाइयों को रोका जाए, उनको इंडस्ट्री। आकाश जी, यामिनी जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद मैं प्रोग्राम के अंतिम चरण में प्रवेश कर जाऊंगा और फिर आप लोगों को मुझे धन्यवाद कहना पड़ेगा। यामिनी जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपकी तरफ से चाहता हूं कि जो एमएसएमई को पैसा दिया गया है, आपको नहीं लगता कि एमएसएमई के लोग जब बैंकों तक जाएंगे, पैसा लेंगे, इस पूरे प्रोसेस में जितनी भी जल्दी की जाएगी, उस जल्दी में भी करीब करीब महीना दिन के आसपास लग जाता है, 2 सप्ताह से 3 सप्ताह जल्दी से जल्दी होगा तो भी लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं जून समाप्त होते हुए दिखेगा और इस बीच मजदूर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या राय है कि इकोनॉमी को गति देने का जो प्रयास किया गया है, वो गति कितना तेजी से हम पकड़ पाएंगे? जी, आप देखिए, गति जो दी जा रही है वो एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस में दी जा रही है, धीरे धीरे दी जा रही है और इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला जा रहा है, जिसके तहत एमएसएमई को अगर ऑटोमेटिक रूट में पैसा पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये भी कोशिश की गई है कि सेक्टर्स को जितना, अलग अलग सेक्टर्स को, चाहे वो डिस्कॉम्स हों या और एनबीएफसीज हों, उन सब सेक्टर्स तक पैसा मुहैया कराया जा सके ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो जिस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, वैसे वैसे श्रमिक वापस अपने जगह पर आएंगे और जो इकोनॉमी का चक्का है, जैसे कंजम्पशन का पैटर्न है, वो बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी और उसी के तहत इकोनॉमी अपनी गति पकड़ेगी। अभी भी माना जा रहा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि भारत एक जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 1.9% ग्रोथ लॉकडाउन के बाद भी एक अच्छा आंकड़ा है और अगले वर्ष में 7.4% के आसपास माना जा रहा है। यामिनी जी, समय सीमा पूरी हो चुकी है, मैं प्रोग्राम को यहीं समेट रहा हूं। आप लोगों ने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला, सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। हम फिर किसी दूसरे बहस में मिलेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जितनी भी बार देशवासियों से रूबरू होते हैं, उतनी बार नया विजन लेकर आते हैं। महामारी से लोगों के हौसले पस्त हैं, लेकिन पीएम इन पस्त हौसलों में भी नई जान फूंकने का मादा रखते हैं और संकट की घड़ी से निपटने के साथ ही आगे की सोच
उनकी आगे की सोच हमेशा रहती है। उनका साफ कहना है कि आपदा को हमें अवसर में बदलना है, जिसका मसौदा उन्होंने बीते रोज देश के सामने रखा। जाहिर है कि यह मसौदा कोरी कल्पना नहीं बल्कि लंबे मंथन और रूपरेखा के बाद तैयार किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा भी किया कि पीएम ने जो मसौदा रखा है वो विभिन्न मंत्रालयों से कई दौर की बातचीत के बाद तय किया गया है। आप खुद सुनिए, देश की दशा और दिशा बदलने के लिए प्रधानमंत्री का विजन क्या है। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री के विजन को पूरे देश और पूरी दुनिया ने कल देखा और जिसकी चर्चा हो रही है। आज हस्तक्षेप में इतना ही, लेकिन सहारा न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है कि कोरोना से हमें लड़ाई हर हाल में जीतना है। हमें नाउम्मीद नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना है। हमें इस जंग से आगे निकलना है और हर हाल में आगे निकलना है। हौसला बनाए रखना, अंधेरा ढल जाएगा, गम की घटाओं से ही खुशियों का चांद निकलेगा। हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे और फिर तलाश करेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ हस्तक्षेप के एक नए एडिशन को। सहारा प्रणाम।